Hello, students. Today I am going to discuss about coagulation, flocculation, and precipitation. So you all put the heading coagulation, precipitation, and flocculation. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन है क्या. ठीक है. मान लेते हैं एक हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है. आप जानते हैं कि जो लाइफोबिकुलाइट्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. या तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो वो नेगेटिव चार्ज होंगे. तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कि या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, उसमें बाहर से इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐड करते हैं. जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो यदि हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर के कैटायन और एनायंस बनाएंगे. तो यदि हमारा कोलाइड्स नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे. यदि हमारा कोलाइड्स नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और यदि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे. और कोलाइड जो चार्ज था वह धीरे धीरे न्यूट्रलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ढेर सारे कोलाइडल पार्टिकल्स जब आयंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट से फर्निश्ड होकर आए हैं उसे एब्जॉर्ब करके जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उस पर कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होगा, जिसके कारण उनके बीच में जो चार्ज पार्टिकल होने के कारण जो रिपेल होता था वो रिपल्सन होगा ही नहीं. तो अब केवल अट्रैक्शन ही रहेगा. तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट हो करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे और फाइनली वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. इसी प्रोसेस को ही हम लोग कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं. लेकिन ये जो प्रेसिपिटेशन किया गया उसके लिए हमने बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया कोलाइडल सॉल्यूशन में. यदि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड ना करते तो क्या ये प्रेसिपिटेशन होता? नहीं होता. क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं. तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसोसिएट किया उसमें ऐड किया तो वो डिसोसिएट होकर के कैटायन और एनायन बनाया. तो उस कैटायन और एनायन के प्रेजेंस में ये न्यूट्रलाइज हुआ. यदि कैटायन और एनायन नहीं होता और ये आया कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से, तो यदि हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड करते वो दो अपोजिट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता तो फाइनली कोलाइडल जो कि चार्ज पार्टिकल है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता और कोआगुलेशन नहीं होता. यानी इस प्रोसेस को इतने ढेर सारे कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल करके कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करके और उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद जो एग्रीगेटिंग हो जाते हैं कोलाइडल मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो करके वो जो ये बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बॉटम में सेटल डाउन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन. And the ions which are responsible to neutralize the colloidal particles called coagulating ions or precipitating ions. अब यहाँ पर एक बात होती है, ये कोआगुलेशन, फ्लक्कुलेशन और प्रेसिपिटेशन. तो देखिए यहाँ पर एक बात आती है, कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा, राइट. अब ये फ्लक्कुलेशन क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला. इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है तो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन तो मिलेंगे, डिसोसिएट होने के बाद मिलेंगे, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन अभी कम है. तो क्या होते हैं, कंसंट्रेशन कम है तो ठीक है, एट द लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स when it is added in a colloidal solution, when a very few amount of electrolyte is added in a colloidal solutions, very few colloidal particles are neutralized.
after the absorption of opposite charge ions. ठीक है, it means we can say that at very low concentrations of electrolyte, very few particles of colloids get neutralized. और जब बहुत थोड़े कम पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए तो वो एग्रीगेट होंगे, ठीक है। लेकिन लो कंसंट्रेशंस पे क्या होता है, वो एग्रीगेट तो बनाए, ठीक है, पहले से बड़े साइज हो गए, लेकिन उसको यदि सेक कर दें तो फिर से वो कोलाइडल के फॉर्म में रिटर्न हो जाता है। तो एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो एग्रीगेशन हुआ ऑफ द कोलाइडल मॉलिक्यूल, लेकिन बड़े बड़े साइज का मॉलिक्यूल भी बना, लेकिन वो प्रेसिपिटेट बहुत बड़े साइज में नहीं बनता है, बहुत बड़े साइज उसका नहीं था, एग्रीगेशन के बाद आया, बहुत साइज उसका बड़ा था, पहले से कोलाइडल से बड़ा था, लेकिन उसको सेक करने के बाद फिर वो रिटर्न हो गया कोलाइडल में। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लकुलेशन, यानी एग्रीगेशन के बाद भी यदि सेक कर दिए तो वो रिटर्न और फिर वो कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब यही हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो a number of colloidal particles get neutralized after absorbing the opposite charge ions and to form a large particles, and finally they settle down in the bottom of container as a precipitate, so that is called precipitation. Means at a low concentration of electrolyte, aggregation of colloidal particles is called flocculation. लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रेसिपिटेशन भी हो रहा था तो पहले तो स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ही होगा ना, तो फ्लक्चुएशन में भी काम वही हो रहा है। लेकिन फ्लक्चुएशन तब तक ये फ्लक्चुएशन होगा जब तक कि वो सेक करने के बाद फिर कोलाइडल में पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है, और जब प्रेसिपिटेट बन जाता है कंप्लीटली तो इट कैन नॉट बी broken into colloidal particles only by a shaking of this precipitate. जबकि फ्लॉकुलेशन में उसको सेक करके आप फिर से कोलाइडल पार्टिकल्स में रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट बनने के बाद में उस सिंपल मेथड से आप केवल सेक करके उसे कोलाइडल फॉर्म में नहीं ला सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब इसको आप डिफाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट लिखिए coagulation and precipitation. Coagulation and precipitation. Coagulation and precipitation. Coagulation, precipitation. Precipitation. Okay, it is a process of aggregating of colloidal particles in presence of electrolytes at high concentration, of it, so as to form a large size particles, which ultimately settle in
बॉटम बॉटम में नहीं हो सकता, सेटल इन कंटेनर as a precipitate is called coagulation or precipitation. लेकिन अभी हमने बताया था आपको कि कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और ये मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ये कंटेनर में था निगेटिव चार्ज है। अब हमने बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिसोसिएट होकर के कैटायन और एनायन बनाएंगे, कैटायन एंड एनायन बनाएंगे। तो ये निगेटिव है तो ये कैटायन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सारे कैटायन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब कर करके ये क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। तो जो निगेटिव कोलाइट्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को एब्जॉर्ब कर लिए, निगेटिव कोलाइट एब्जॉर्ब पॉजिटिव चार्ज और इट बिकम्स न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो गए तो ये एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए और न्यूट्रल हो गए, इनका एग्रीगेशन स्टार्ट हो गया, एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन होने के बाद में क्या किया, प्रेसिपिटेट बनाया, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किए और फाइनली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करके वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन वह आयंस जिनके प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स का न्यूट्रलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्युलेटिंग आयंस और प्रेसिपिटेशन आयंस। उसको हम लोग फ्लक्युलेटिंग आयंस कहते हैं या कोआगुलेटिंग आयंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से होगा कोआगुलेटिंग और फ्लक्युलेटिंग आयंस। ये क्या हो गया, द आयंस which are responsible to coagulate the colloidal particles are called फ्लक्युलेटिंग एंड कोआगुलेटिंग आयंस। ऐसा तो ये हुआ कोआगुलेशन क्या है, फ्लक्युलेशन क्या है एंड प्रेसिपिटेशन क्या है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लक्युलेशन and coagulation. We can say that flocculation takes place at low concentrations of electrolyte and precipitation takes place at a high concentration of electrolytes. Flocculation is a reversible. All those flocculation is reversible. It means after the aggregation of some colloidal particles, shaking it returns into in colloidal state. But after the formation of precipitation, after shaking, the precipitate do not convert it into original state. I mean to say the colloidal particles. So that is the difference between flocculation
and a precipitation. Next topic is coagulating value and flocculating value. So put the heading now. Coagulation, flocculation और precipitation, value, ये क्या होता है? यानी coagulation, precipitation, value क्या होता है? तो देखिए, the minimum amount of an electrolyte, जैसे आपने अभी हम लोगों ने देखा कि कोआगुलेशन के लिए बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है, ठीक है, तभी कोआगुलेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, अदरवाइज तो कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन कुछ भी नहीं होगा. तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीग्राम होने चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी एडेड और दैट मस्ट बी एडेड टू precipitate 1 liter of a colloidal solution. 1 liter of a colloidal solution is called coagulation value of that electrolytes. इसको नोट कर लीजिए. The minimum amount of an electrolytes, the minimum amount of an electrolyte that must be added ठीक है, added in a colloidal solution ठीक है, so as to precipitate 1 liter of a colloidal solution. 1 liter of a colloidal solution is called coagulating flocculating और precipitation value. अब ये कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन जो वैल्यू होते हैं, ठीक है, ये वैल्यू होते हैं और पावर होते हैं. तो वैल्यू और पावर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसे याद रखना है. देयरफॉर द कोआगुलेशन वैल्यू is directly proportional to 1 by coagulating power. यानी ये वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, और उसके बाद भी कोआगुलेशन हो रहा है, इसका मतलब उसका पावर जो है बहुत ज्यादा है. तो पावर और वैल्यू दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस बात को आप याद रखेंगे. अब ये जो कोआगुलेशन होता है, ठीक है, कौन से, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डाला, ठीक है, कोआगुलेशन हो रहा, ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट की कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, किसकी कोआगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा है, उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हार्डी, ये एक साइंटिस्ट है हार्डी सुल्जे, उन्होंने एक लॉ दिया। हार्डी सुल्जे लॉ, हार्डी सुल्जे लॉ। इन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट्स है उसमें इन्होंने कहा कि द इफेक्टिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन आर दोज विच कैरी अपोजिट चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट में इसने कहा कि कोआगुलेशन के लिए ओवा आयन रिक्वायर्ड होता है जिसमें अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे जो अधिमाली कोलाइडल पार्टिकल निगेटिव है तो पॉजिटिव आयन को वो अट्रैक्ट करेंगे, ये तो पहले से ही आपको पता था। दूसरी पॉइंट में इसने कहा ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोआगुलेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोआगुलेटिंग और द फ्लोकुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन। यानी इसने कहा कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ कोआगुलेटिंग आयन समझ रहे, जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। कोआगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग आयंस, ग्रेटर इज इट्स पावर, ग्रेटर इज इट्स पावर टू coagulate the colloidal particles, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोलाइड है आर्सेनस सल्फाइड का, AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड। और आपको पता है कि मेटल सल्फाइड कैसे होते हैं, निगेटिव कोलाइड्स होते हैं। अब निगेटिव कोलाइड्स को, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के लिए हमें पॉजिटिव आयन की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोआगुलेटिंग आयन्स होंगे वो वहाँ पॉजिटिव होंगे, तो इसके लिए जो कोआगुलेटिंग आयन्स की जरूरत होगी, तो यह कोआगुलेटिंग आयन्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब हमारे पास पॉजिटिव आयन्स ढेर सारे हो, ठीक है, मान लेते हैं Al3+ Ba, Ba2+ Ba, Na+B है, हमारे पास ये आयन है Al3+ B है, Ca2+ B है, Na+B है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ कोआगुलेटिंग आयन्स, तो देखिए 3+, 2+, इस सबसे ग्रेटर है, तो इसकी फ्लोकुलेटिंग पावर, कोआगुलेटिंग पावर का ऑर्डर ऐसा होगा। यदि कोई पॉजिटिव है तो इसी तरह देखना है कि जितने इसके ज़्यादा पावर होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोआगुलेशन की कोआगुलेट करने की पावर भी होगी। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चंस है फॉर द कोआगुलेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, इक्वेशन है for the coagulation of 100 ml of arsenous sulfide, arsenous sulfide sol, arsenous sulfide sol, 5 ml of 1 m NaCl, 5 ml
of 1 m NaCl is required. What is the flocculation value of NaCl? What is the flocculation value of NaCl? देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्लक्युलेशन कोआगुलेशन वैल्यू क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that must be added to a colloidal solution so as to precipitate 1 liter of colloidal solution. और यहाँ क्या है? 100 ml आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल है और इसको कोआगुलेट करने के लिए 5 ml ऑफ 1 m NaCl की जरूरत हुई है। ठीक है, अब यहाँ जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो मिनिमम अमाउंट है, दिस अमाउंट मस्ट बी इन मिलीग्राम। दिस अमाउंट मस्ट बी इन मिलीग्राम। तो अब देखिए यहाँ से इसका हम लोग मिली इक्विवेलेंट निकलते हैं। अब देखिए तो 100 ml आर्सेनियस सल्फाइड की जो हमारे पास सॉल है, यानी 100 ml, ठीक है, AS2S3 की हमारे पास सॉल है, इसको कोआगुलेट करने के लिए 5 ml 1m की जरूरत है। 5 ml 1m की NaCl की जरूरत है। इसका मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? 5 × 1 = 5 मिली मोल। इतनी मिली मोल की जरूरत है। ठीक है, अब इतनी मिली मोल की जरूरत है तो कितने के लिए? 100 ml के लिए। और कोआगुलेटिंग और फ्लक्युलेटिंग वैल्यू कितने बोलते हैं? 1 लीटर के लिए। 1 लीटर में कितने ml? 1000। तो 100 ml के लिए इतने, तो 1 ml के लिए कितने होंगे? 5/100। तो 1000 के लिए कितने हो जाएंगे? 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, कैंसिल कीजिए, यानी कि 50 मिली मोल। ये इसके निकल गए कोआगुलेटिंग वैल्यू और फ्लक्युलेटिंग वैल्यू। समझ में आ रही बात? अब ये वैल्यू निकला, अब जैसे मान लीजिए 50 मिली मोल निकला किसी की वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो हम लोग लिए हैं NaCl, अब इसके जगह पर कोई दूसरे लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे लेते हैं, मान लीजिए उसके लिए आता है 20। तो 1 लीटर को प्रेसिपिटेट करने के लिए दूसरे वाले का 20 चाहिए और इसका 50 चाहिए। तो एक 20 ही इसको प्रेसिपिटेट करता है, तो दूसरे वाले का पावर ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम है। बात समझिए यहाँ से, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कोआगुलेटिंग वैल्यू यहाँ हमने लिखा, कोआगुलेटिंग वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेटिंग पावर। अब जैसे मान लिया यहाँ पर हमने कोआगुलेटिंग वैल्यू एक का निकाला 50। ठीक है, मान ली कोई दूसरा, यहाँ हमने लिया NaCl, अब इसके जगह पर हम MgCl2 या और भी कुछ ले सकते हैं। तो उसका यदि मान लेते हैं मिली मोल आता है 20, तो वैल्यू तो घट गए। ठीक है, लेकिन उसके 20 ही 1 लीटर को प्रेसिपिटेट कर दिए और इसका 50 1 लीटर को प्रेसिपिटेट किया, तो भैया इसका वैल्यू ज्यादा है ना, यानी इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है, यानी कि कोआगुलेटिंग वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन कोआगुलेशन पावर एंड कोआगुलेशन वैल्यू। तो हम लोगों ने इस तरह से सीखा कोआगुलेशन क्या होता है, कोआगुलेशन पावर क्या होता है, ये सभी को हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट हम लोग और भी अगली क्लास में मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।